कहानी की शुरुआत में हम हारुतो को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है। तभी वहाँ पर उसकी चाइल्डहुड क्रश मिहारू पहुँच जाती है जो कि उसे रोते हुए यहाँ से जाने से मना करती है। हारुतो उससे प्रॉमिस करता है कि वो बड़ा होकर यहाँ वापस जरूर आएगा और उससे शादी करेगा। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। फ्लैशबैक खत्म होता है और हारुतो बस में बैठकर यूनिवर्सिटी से वापस जा रहा था जहाँ एक छोटी सी बच्ची उसे देख रही थी। पर जैसे ही वो उसे देखता है एक ट्रेन आकर उस बस को ठोक देती है और पहली बार ट्रक उनको छोड़कर ट्रेन कुन ने अपना काम किया है। जब हारुतो इसेकाई हो रहा था उसे फिर से वही चीजें याद आती हैं। तभी किसी और दुनिया में एक बदबूदार बच्चे को होश आता है जिसका नाम रियो है। जब उसे होश आता है उसके दिमाग में किसी और इंसान की मेमोरीज थी और उसे समझ नहीं आता कि ये मेमोरीज है किसकी। वो अपना नाम भी भूल जाता है और खुद को हारुतो बुलाने लगता है। एक सेकेंड, ये हारुतो कौन है और मेरे दिमाग में वो क्यों चल रहा है? उसकी कौन है ये लोग? मैं बस में बैठा था पर ये बस होती क्या है? इसके बाद उसे हारुतो की और भी ज्यादा मेमोरीज याद आने लगती हैं और उसे लगने लगता है कि बुखार की वजह से वो पागल हो गया है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बैठकर खाना खाने लगते हैं और उस भूखे बच्चे को खाना देने की जगह एक बंदा उससे कहता है, ओए रियो, तेरे से बदबू आ रही है, बाहर निकल यहाँ से। इसके बाद रियो वहाँ से बाहर आ जाता है और पेड़ पर लगे फल ही खाने लगता है। इसके बाद रियो को फिर से हारुतो के फ्लैशबैक आते हैं और उसे पता लगता है कि हारुतो 20 साल का लड़का था जिसका यूनिवर्सिटी से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया और वो फिर से कंफ्यूज होने लगता है कि वो है कौन। तभी वो खुद को याद दिलाता है, मेरा नाम रियो है जो कि स्लम्स में रहता है और मेरा सिर्फ एक ही सपना है, अपनी माँ की मौत का बदला लेना। बाहर कुछ लड़कियां आती हैं। छोटी लड़कियां कहती हैं कि इससे कितनी बदबू आ रही है और सबसे बड़े वाली लड़की उससे रूडली पूछती है कि क्या उसने एक पर्पल कलर के बालों वाली लड़की को देखा है और उसके बात करने का तरीका बहुत बुरा था। तो रियो उसे कोई जवाब नहीं देता। तो वेनेसा की बदतमीजी के लिए सेलिया उससे माफी मांगती है और वो उससे दोबारा से पूछती है। पर रियो कहता है कि ना ही उसने ऐसा कुछ सुना है ना ही उसने ऐसी लड़की को देखा है। जिसके बाद सेलिया उससे पूछती है कि स्लम्स का रास्ता किधर है। पर रियो उसे वहां जाने से मना करता है क्योंकि उसके इतने अच्छे कपड़े देखकर वहां कुछ भी हो सकता है। तो रियो कहता है कि उन्हें स्लम में जाने से पहले कपड़े बदल लेने चाहिए। लेकिन कासल में वापस जाने से पहले सेलिया आखिर बार अपने मैजिक डिटेक्शन स्पेल का यूज करती है। जब सेलिया अपने स्पेल को यूज करती है उसे आसपास कुछ भी नहीं मिलता। पर तभी वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि रियो के पास भी मैजिक पावर्स हैं। सभी को ये बात काफी अजीब लगती है लेकिन वो सब ये सब इग्नोर करके वहां से जाने लगते हैं। जाने से पहले सेलिया रियो को कुछ सिल्वर कॉइन्स देती है। रियो जल्दी से उन कॉइन्स को छुपाने के लिए चला जाता है लेकिन रियो जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है पर उसकी कॉइन्स की थैली उसकी जान को बचा लेती है। जिसके बाद वो देखता है कि उसने उन सभी लोगों को भी मार दिया है और अब वो भी अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। पर तभी समय रुक जाता है और उसके सामने एक लड़की की स्पिरिट आती है जो कि उसे हारुतो कह के बुला रही थी और उसे बेसिक मैजिक यूज करना सिखा देती है। इसके बाद हारुतो रियो की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे सिखाया था वो उन टेक्निक्स का यूज करके उस किलर पर हमला कर देता है। पर वो असासिन भी मैजिक यूज कर सकता था और वो रियो को मारने की कोशिश करता है पर रियो उसके हमले को डॉज करके उसके मुंह पर लात मारता है जिससे उसके हाथ से नाइफ नीचे गिर जाती है। इससे असासिन को गुस्सा आ जाता है, साले गंदी नाली के कीड़े। लेकिन जब वो फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है रियो उसे उठाकर नीचे पटक देता है और वो भी अपनी ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। तभी रियो देखता है कि जो बोरी वो सभी लेकर आए थे उसमें हलचल हो रही है। जब रियो बोरी को खोलता है वो देखता है कि जिस लड़की को वो प्रिंसेस ढूंढ रही थी वो यही है और इसका नाम प्रिंसेस फ्लोरा है। फ्लोरा रोते हुए रियो से कहती है कि वो उसे कासल ले चले। तभी वो आसपास इतने सारे खून को देखती है जिसकी वजह से वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। रियो फ्लोरा को अपने कंधे पर उठाकर उसे कासल की तरफ ले जाने लगता है पर तभी वो सारी लड़कियां वहां पर आ जाती हैं। क्रिस्टीना नाम की लड़की उसके पास आती है और उसे चाटा मारती है क्योंकि उसे लगता है कि रियो ने ही प्रिंसेस को किडनैप किया था और ऊपर से उनसे झूठ भी बोला। मैं इसे बचाकर वापस कासल में ही लेके आ रहा था। वो उन्हें सारी बात समझाने की कोशिश करता है लेकिन उनमें से कोई भी कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वेनेसा तो उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है और उसे सजा सुनाने के लिए वो सभी उसे कासल में लेके जाना चाहते हैं। इसके बाद कासल में हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि रियो को टॉर्चर कर रहा था। वो जानबूझ के उस पर प्रेशर डाल रहे थे कि वो झूठ मूठ ही इस गुनाह को कबूल कर ले और उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरा को होश आ जाता है। उसे देख के वेनेसा कहती है कि उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया है जिसने उसे किडनैप किया था। पर फ्लोरा बताती है कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। तो वो सारी लड़कियां रियो को बचाने के लिए वहां से जाने लगती हैं। वहीं चार्ल्स ने रियो को पीट
पीट कर उसकी काफी बुरी हालत कर दी है। तभी वहाँ पर वेनेसा और सीलिया पहुंच जाती है। उन्हें देखते ही चार्ल्स कहता है, इसने कबूल कर लिया है, इसी ने प्रिंसेस को किडनैप किया था। वेनेसा उससे कहती है कि फ्लोरा को होश आ चुका है और उन्होंने बताया है कि रियो ने ही उसे बचाया था। चार्ल्स ये सुनकर घबरा जाता है और वहाँ से चुपके से निकल जाता है। सीलिया उसे हील करने की कोशिश करती है पर रियो गुस्से में उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, उसके सामने सीलिया थी और जब उसे याद आता है कि वो सीलिया ही थी जिसने उससे अच्छे से बात की थी, उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। सीलिया उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि उससे किंग मिलना चाहता है। ठीक है, पर क्या तुम मुझे कुछ मैनर्स सिखा दोगी? मुझे नहीं पता कैसे बात करनी होती है। इसके बाद सीलिया उसे कुछ तौर तरीके सिखा देती है। अगले दिन रियो किंग से मिलने जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो फटीचर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बड़ी ही तहजीब के साथ अंदर आता है और किंग को ग्रीट करता है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किंग उसे रॉयल एकेडमी में एडमिशन दिला देता है, जहाँ की सीलिया और रियो बात कर रहे थे। जहाँ सीलिया को पता लगता है कि रियो को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो उसे कहती है कि क्लास खत्म होने के बाद वो उसके पास आ सकती है, तो वो उसे पढ़ना सिखा देगी। और क्लासरूम में जाने से पहले सीलिया उसे कहती है कि इस एकेडमी में सिर्फ रॉयल फैमिली और नोबल्स के ही बच्चे पढ़ते हैं, यानी यहाँ उसे बुली किया जा सकता है। पर रियो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जगह पता है। जिसके बाद क्लासरूम में सीलिया सभी को बताती है कि ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि उन्हें आज से ज्वाइन करने वाला है। इसके बाद वो रियो को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है, लेकिन उसका इंट्रो सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद सीलिया उससे कहती है कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए और वो सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। जहाँ जब उन सभी को पता लगता है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, उसका और ज्यादा मजाक उड़ने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद रियो सीलिया के पास आता है और अंदर जाने पर वो देखता है कि उसके रूम में किताबें इधर उधर फैल रखी हैं और भले ही वो 12 साल की है, पर उसकी इंटेलिजेंस के बारे में पूरी किंगडम को पता है। रियो उससे पूछता है कि वो इतनी कम उम्र में प्रोफेसर कैसे बन गई। मैंने प्राइमरी स्कूल स्किप कर दिया और सीधा हाई स्कूल में पहुंच गई और ग्रेजुएशन करने के बाद सीधा प्रोफेसर बन गई। इसके बाद रियो कुछ मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसे देता है, जिसे देख के सीलिया हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था। वहीं रियो ने हारुतो की मेमोरीज का यूज करके इन मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। सीलिया देखती है कि उसके सारे जवाब सही थे और उससे पूछती है कि उसे ये सब किसने सिखाया। मुझे थोड़ा बहुत मेरी मॉम ने सिखाया था। अच्छा, यानी तुम्हारी मॉम तो इन सारी चीजों में बहुत अच्छी होंगी। हाँ, वो अच्छी तो थी। उसका उदास चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि उसे टॉपिक बदल देना चाहिए। आगे सीलिया उससे पूछती है कि कहीं उसे आज किसी ने बुली तो नहीं किया। रियो उस चंपू के बारे में सोचता है जिसने उसे बुली किया था, पर वो उससे कहता है कि उसे किसी ने परेशान नहीं किया। जिसके बाद सीलिया उससे पूछती है कि क्या उसे और किसी चीज में मदद चाहिए, तो रियो उसे बताता है कि उसके पास बुक्स नहीं है। तो सीलिया कहती है कि वो उसके लिए लाइब्रेरी से बुक ला देगी। अगले दिन हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनकी स्वॉट क्लास में ट्रेनिंग चल रही है, और क्योंकि एक झोपड़पट्टी वाले के साथ कोई भी ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था, रियो अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा था। ये देखकर उनका टीचर वहां पहुंच जाता है। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करें। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद रियो हारुतो की मेमोरीज का यूज करता है और टीचर के ऊपर हमला कर देता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखकर वो इम्प्रेस हो जाते हैं। क्या तुम रॉयल नाइट बनना चाहोगे? सॉरी, पर मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और रियो अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद उनका एग्जाम भी शुरू हो जाता है और जो चंपू उसे परेशान कर रहे थे वही सवाल पर अटके पड़े हैं और रियो धड़ाधड़ जवाब लिखने में लगा हुआ है। एग्जाम खत्म होने के बाद जब वो बाहर आता है, वो बाहर देखता है कि सभी की कोई ना कोई दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड है और वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तभी उसे हारुतो की बचपन की क्रश की भी याद आती है कि कैसे जब वो दोबारा वापस मिले, मिहारू की फीलिंग्स उसके लिए खत्म हो चुकी थी। वो वापस से अपने रूम में आता है। मैं हारुतो नहीं हूँ, हारुतो बहुत पहले मर चुका है। मुझे उसके बारे में जरा भी नहीं सोचना है, मुझे बस अपना बदला लेना है, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। इसके बाद जब रिजल्ट का दिन आता है, सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बार के एग्जाम में रियो ने टॉप किया है। ये देखकर रॉयल फैमिली के चंपुओं को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर रियो पहुँचता है। उसे देखकर वो चंपू उसके पास जाता है। तुमने जरूर चीटिंग की होगी, नहीं तो तुम्हारा टॉप पे आना तो नामुमकिन है। तेरे लिए होगा इम्पॉसिबल बे, मैं तो इक्वेशन को सूंघ के जवाब बता सकता हूँ। तभी फ्लोरा उससे कहती है कि उसे बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। चंपू हैरान हो जाता है कि प्रिंसेस एक नोबल की साइड लेने की जगह एक झोपड़पट्टी वाले की तरफ से क्यों बोल रही है। तभी वहाँ पर सीलिया आ जाती है और कहती है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की है, वो उसके पास आके पढ़ता था इसलिए उसने टॉप किया है। लेकिन वो चंपू कहता है ये सभी मिलकर हमको पागल बना रहे हैं, चलो यहाँ से। उसका साथ देने के लिए रियो उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन प्रिंसेस फ्लोरा गुस्से में थी क्योंकि वो उसकी वजह से सेकंड आई और मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ इंस्ट्रक्टर सभी से कह रहे थे कुछ दिनों बाद नाइट टूर्नामेंट होने वाला है जिसके लिए मैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने जा रहा हूँ जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। वो हैं अल्फोंस, स्टुअर्ट और रियो। रियो का नाम सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अल्फोंस कहता है कि ऐसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में वो एक झोपड़पट्टी वाले को हिस्सा लेने कैसे दे सकते हैं। अल्फोंस, डिसीजन लिया जा चुका है। इसके बाद जब सीलिया को पता लगता है कि उसे नाइट टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है, वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर उसने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो वो आसानी से एक रॉयल नाइट बन सकता है। पर रियो कहता है कि उसका नाइट बनने का कोई इरादा नहीं है, वो तो अपनी एक जर्नी पर निकलना चाहता है। ये सुनकर सीलिया दुखी हो जाती है और वो अलग अलग तरीके के बहाने बनाने लगती है ताकि रियो हमेशा के लिए उसके साथ रहे, लेकिन उसका कोई भी पैतरा काम नहीं आता और वो दुखी होकर उससे पूछती है कि वो जर्नी पर कहाँ जाने वाला है। रियो उसे बताता है कि वो अकामो जाने वाला है क्योंकि एक बार उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे अकामो लेकर जाएगी। इसके बाद नाइट टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और इस टूर्नामेंट का रेफरी एल्फ्रेड है जो कि सबसे पहले रियो को बुलाता है। जो जब रिंग में एंटर करने जा रहा था, अल्फोंस उससे कहता है कि वो तो हार नहीं वाला है, पर रियो उसे इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद एल्फ्रेड रियो के अपोनेंट को बुलाता है जो कि वही हराम का पिल्ला चार्ल्स है। उसकी गोबर सी शक्ल देखकर भी वो खुद को कंट्रोल में रखता है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू कर दी जाती है जहां रियो उसके ऊपर भारी पड़ रहा था और चाहे वो अपनी शील्ड का भी यूज क्यों ना कर ले, फिर भी रियो आसानी से उसे हरा देता है। लेकिन अपनी हार पर उसे यकीन नहीं होता और वो रेफरी से कहता है प्लीज मुझे एक और मौका दो, ये तो मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था इसलिए ये जीत गया। चार्ल्स, तुम एक रॉयल गार्ड हो, ऐसी बच्चों वाली हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती, जाओ यहाँ से। जिसके बाद चार्ल्स हार मानकर वहां से चला जाता है और सभी लोग रियो की जीत के लिए वहां तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद रात को चार्ल्स एक बंदे के पास बैठा था और वो पीते हुए अपनी हार की कहानी बता रहा था और बताता है कि रियो वही लड़का है जिसे कि 5 साल पहले फ्लोरा की किडनैपिंग में पकड़ा गया था। ये सुन के रीस को उस दिन की याद आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये वही बंदा है जिसने उस असासिन को एक क्रिस्टल तोड़कर मार दिया था। अगले दिन सीलिया रियो के यूनिवर्सिटी में आने का इंतजार कर रही थी, पर जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचता है वो अंदर जाने की जगह साइड में जाता है जहाँ की एक लड़की उसे लव लेटर दे रही थी। ये सब देखकर सीलिया उदास हो जाती है, यानी इधर भी थोड़ी प्यार की आग लग चुकी है। सीलिया एग्जाम के पेपर्स को देखता हुआ सोच रही थी कि कुछ दिनों में ग्रेजुएशन एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसके बाद रियो यहाँ से चला जाएगा और पता नहीं इसके बाद वो उससे दोबारा मिल भी पाएगी या फिर नहीं। इसके बाद वो क्लासरूम में जाती है जहाँ वो सभी स्टूडेंट्स का मैजिक टेस्ट लेने वाली है ताकि वो पता कर सके कि उन सभी का मैजिक लेवल है क्या। तभी अल्फोंस अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि यहाँ कुछ झोपड़पट्टी के कुत्ते भी हैं जिन्हें जरा भी मैजिक यूज करना नहीं आता। ये सुन के सभी लोग समझ जाते हैं कि वो रियो की ही बात कर रहा है। जिसके बाद वो उन दोनों को ही सबसे पहले अपना मैजिक टेस्ट देने को कहती है। इसके बाद वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर कर उन्हें दिखाती है कि वो अपने मैजिक कंट्रोल को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और उसके कंट्रोल को देखकर सभी स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भले ही ये सच है कि रियो मैजिक फॉर्मूलास को यूज नहीं कर सकता, लेकिन जो वो मैजिक देखता है वो अपने माना से दोबारा जरूर बना सकता है। क्लास खत्म होने के बाद स्टुअर्ट सीलिया की तारीफ करने पहुंच जाता है, पर पीछे से रियो को जाता हुआ देखकर वो उस पर भड़क जाता है और उससे कहता है कि वो स्कूल की लड़कियों पर डोरे डालना बंद करे। वो उसे डराने की कोशिश करता है, पर सीलिया उसी के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद उनकी क्लास का आउटडोर में प्रैक्टिकल चल रहा है। इसमें उन सभी को जंगल को पार करके गोल तक पहुंचना होगा। आगे अल्फोंस कहता है मेरे बापू की वजह से मुझे जंगल के शॉर्टकट का मैप मिल गया है, इसीलिए लीडर तो मैं ही बनूंगा। ये सुनते ही एक लड़की कहती है कि वो शॉर्टकट से नहीं जाने वाली और क्या पता इसके लिए टीचर उसे सजा भी दे, और वो नहीं जानते कि ये शॉर्टकट सेफ होगा या फिर नहीं। लेकिन कोई भी उस लड़की की बातों पर ध्यान नहीं देता, वो बस शॉर्टकट के जरिए इस मिशन को जल्दी से पार करना चाहते हैं। तो हार कर वो लड़की भी मान जाती है। जिसके बाद सभी लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं और स्टुअर्ट रियो के पास आकर कहता है तुम तो मैजिक यूज नहीं कर सकते ना, तो क्यों ना तुम सारा सामान ही उठा लो। रियो इस चीज के लिए मान जाता है। फ्लोरा उसकी मदद करने के लिए उसके पास आती है, पर रियो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब वो सभी फॉरेस्ट के अंदर पहुंचते हैं, कुछ गॉब्लिन्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर वो गॉब्लिन्स काफी ज्यादा कमजोर थे, तो वो सभी मिलकर उन्हें आसानी से हरा देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि रीस इन स्टूडेंट्स का पीछा कर रहा है, और जब वो थोड़ी और आगे जाते हैं वो देखते हैं कि ये शॉर्टकट किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो सीधा उन्हें एक क्लिफ के पास ले गया। और तभी उनके पीछे से वहाँ कुछ ऑक्स पहुंच जाते हैं और उनके हमले की वजह से एक बच्चे के पैर में चोट लग जाती है और वो फुदक फुदक कर इधर उधर टकराने लगता है, जिसकी वजह से फ्लोरा नीचे खाई में गिरने लगती है। तभी रियो भी उसके पीछे कूद जाता है और वो अपने मैजिक का यूज करके फ्लोरा को फिर से ऊपर भेज देता है और खुद खाई
खाई में गिरने लगता है। वहीं अल्फोंस की लीडरशिप में सभी लोग एक डिफेंस फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं और साथ में मिलकर उन सभी ऑक्स को हरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियो पूरी तरह से सही सलामत है। इसके बाद अल्फोंस सारी मामले की जांच करने लगता है, पर स्टुअर्ट सीधा कहता है कि वो फ्लोरा से नहीं टकराया, रियो ने ही जानबूझकर उसे धक्का दिया होगा। वहीं कोई भी उसे ढूंढने के लिए जाना नहीं चाहता, पर फ्लोरा कहती है कि उन्हें उसे बचाने के लिए जाना ही होगा और अगर कोई उसके साथ नहीं आया तो वो अकेले ही चली जाएगी। प्रिंसेस फ्लोरा, आप समझते क्यों नहीं? वो एक गंदी नाली का कीड़ा था और उसका अंजाम यही होना था। उसे मरने दो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वहीं इस मची हुई भसड़ को देखकर रियो सोचता है कि वो अकेला ही आगे बढ़ जाएगा। तभी उन्हें किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे रियो भी सुन लेता है और एक मिनाटोर मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। क्रिस्टीना उसके ऊपर थंडरबोल्ट से हमला करती है, लेकिन इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो मिनाटोर एक ही हमले से 3 स्टूडेंट्स को नीचे गिरा देता है। प्रिंसेस फ्लोरा एक बच्चे को हील करने लगती है, पर तभी वहां पर वो मॉन्स्टर पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर ऐन वक्त पर रियो आकर उसे बचा लेता है। वो फ्लोरा से कहता है कि वो जल्दी से उस मोटू को यहाँ से ले जाए। उसके जाने के बाद रियो अकेला ही उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, जो कि एक हाथ से भी उसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा था। तो रियो बस उसके हमलों को डॉच करता जाता है और मौका देखकर उसकी गर्दन को ही काट देता है। तभी वहां फ्लोरा को ढूंढते हुए कुछ स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर रियो वहां से निकल जाता है। वहीं रीस, जो कि इन सारी चीजों को देख रहा था, उसे लगता है कि रियो में कुछ तो स्पेशल है। इसके बाद हम एकेडमी में सीलिया को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल से कुछ बात करने जा रही थी। तभी वो अंदर से सुनती है कि रियो मिसिंग है। वो बंदा तो इतना तक कह रहा था कि रियो यहाँ पर फ्लोरा को ही मारने आया था और जब सबको इस बारे में पता चला वो यहाँ से भाग गया। वहीं प्रिंसिपल भी उसकी बातों को सुनकर समझ जाता है कि वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकता था। तो वो सारे इल्जाम रियो पर लगाने के लिए मान जाता है और ये सारी चीजें सीलिया बाहर सुन लेती है। इसके बाद जब रियो सीलिया से मिलने आता है, वो खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। इसके बाद सीलिया सारी चीजें रियो को बता देती है। रियो कहता है कि अगर उसने प्रूफ भी कर दिया कि वो इनोसेंट है, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक कॉमनर है, इसलिए वो एकेडमी को छोड़कर चला जाएगा। पर जाने से पहले वो सीलिया से वादा करता है कि वो उससे दोबारा जरूर मिलेगा। तुम मुझे लेटर भी लिख सकती हो और उसमें मेरा नाम हारुतो लिखना। इसके बाद रियो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद सीलिया रोने लगती है। वहीं वो जनरल किसी डेमी ह्यूमन को रियो का कोट देता है। सूंघो इसे, तुम्हें इसकी जान लेनी है, तुमसे हो तो जाएगा ना? वो लड़की हाँ कहती है और उसका नाम लातिफा है। 3 दिन सफर करने के बाद रियो एक टाउन में पहुंच जाता है और देखता है कि यहाँ अभी उसके वांटेड पोस्टर्स नहीं पहुंचे हैं, तो वो अपनी सप्लाईज आराम से खरीद सकता है। तभी रियो सेंस करता है कि उसके पीछे कोई है, पर पीछे मुड़ने पर उसे कोई नहीं दिखता, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। तभी वो एक दुकान में देखता है कि वहाँ पास्ता बेचा जा रहा है। इस दुनिया में पास्ता देखकर वो हैरान हो जाता है। तो वो शॉपकीपर उसे बताता है कि इस टाउन को गवर्न करने वाली औरत लेसलॉट ने इस नूडल्स को बनाया था और ये डिश उसी चीज को यूज करती है। और खाते वक्त रियो सोचने लगता है कि कहीं लेसलॉट भी उसी दुनिया से तो नहीं आई जहाँ से हारुतो आया है। अपना पेट भरने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और जैसा कि शॉपकीपर ने उसे बताया था, वो सप्लाईज को खरीदने के लिए रीका मर्चेंट गिल्ड में जाता है। रियो जब गिल्ड के अंदर जाता है, उसे एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है जिसका नाम लॉटी है। इसके बाद लॉटी उसकी मदद करती है खाने पीने का सामान खरीदने में। इसके बाद वो सीलिया के लिए आखिरी लेटर लिखता है और उसे सारी चीजें बताते हुए कहता है कि इस रीजन से बाहर जाने के बाद वो उसे लेटर नहीं लिख पाएगा। वो अपने सारे सामान के साथ वहां से निकल जाता है। तभी दूसरी रिसेप्शनिस्ट उसे लेसलॉट नाम से बुलाती है, यानी ये वही है जो कि इस टाउन को गवर्न करती है और किसी वजह से अभी रिसेप्शनिस्ट बन रखी है। आगे जब रियो जंगल से गुजर रहा था, उसे कोई इंसान जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। रियो जब उसकी मदद करने जाता है, वो लड़की उसके ऊपर पॉइजन नीडल से हमला कर देती है, जो कि असल में लातिफा है। आगे रियो उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर लेता है, जो देख के लातिफा हैरान हो जाती है और एक दूसरे की स्पीड को देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। पर इसके बाद लातिफा फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल को यूज करती है, तो रियो को भी अपनी पावर्स बढ़ाकर उससे लड़ना पड़ता है। लेकिन फाइट के दौरान रियो अपनी तलवार को रख देता है और उससे हाथों से ही लड़ने लगता है। रियो उसका हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन लियो को देखकर लातिफा डर जाती है और वो रोते हुए कहने लगती है कि मुझे मत मारो, मॉम प्लीज मुझे बचा लो। रियो उसे शांत होने को कहता है, पर वो सुनते ही नहीं, तो वो अपने मैजिक का यूज करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसके हाथ पैर बांध देता है। जिस दौरान वो देखता है कि उसकी गर्दन पर सबमिशन कॉलर है, यानी वो किसी की स्लेव है। जिसके बाद रियो को एक स्पेल याद आता है, जिसका यूज करके वो उसके कॉलर को उसकी गर्दन से हटा देता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जो छोटी बच्ची हारुतो को देख रही थी, वो भी उस एक्सीडेंट में इस दुनिया में पहुंच गई। यहाँ आने पर उसने देखा कि उसकी गर्दन में कॉलर है और उसका ओनर और कोई नहीं बल्कि स्टुअर्ट है। लातिफा उससे कहती
कहती है कि मेरा नाम लातिफा नहीं है, मैं एंडो हूँ। लेकिन ये सुन के वो उसे टॉर्चर करने लगता है। जब लातिफा को होश आता है वो फिर से घबराने लगती है, पर जब वो देखती है कि उसकी गर्दन से कॉलर हट चुका है वो खुशी के मारे रोने लगती है। रियो जब लातिफा से सवाल पूछता है उसे पता लगता है कि वो स्टुअर्ट की स्लेव थी और शायद उसके अलावा कोई भी उसके पीछे नहीं आया है। और अब क्योंकि उसकी गर्दन से कॉलर हट चुका था, लातिफा कहती है कि वो उसे नहीं मारेगी, तो रियो उसे फ्री कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन भले ही वो अब फ्री हो, लेकिन इस रीजन में उस जैसे लोगों को पकड़ लिया जाता है और स्लेव की तरह ही रखा जाता है। तो वो उसे कहता है कि वो ईस्ट की डायरेक्शन में जाए, जिस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ उसके जैसे लोग रहते हैं। और रियो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था। रियो अकेला ही आगे बढ़ने लगता है, पर लातिफा उसका पीछा करने लगती है। रियो उससे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम्हें मारने की वजह से मेरी मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती थी। और वैसे भी वो उसे एक बार मारने की कोशिश कर चुकी है, तो वो उस पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता। लातिफा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और क्योंकि वो बाकी ह्यूमंस जैसे उससे बुराई सेंस नहीं कर सकती थी, वो उससे कहती है कि वो उस पे ये कॉलर लगा सकता है। तुम इस चीज से तो नफरत करती हो ना, तो भला फिर से तुम इस कॉलर को क्यों लगाना चाहती हो? पर लातिफा कहती है कि वो फिर से अकेला नहीं रहना चाहती और उसके साथ जाना चाहती है। ये सुन के रियो मान जाता है, तुम मेरे साथ आ सकती हो और उस कॉलर को पहनने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इसके बाद वो उसे अपना नाम बताती है और दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। काफी दूर तक जाने के बाद रियो को भूख लग जाती है और वो अपने लिए सैंडविच बना ही रहा था, तभी उसे लातिफा के पेट से आवाज आती है। लातिफा उससे माफी मांगती है, इसमें माफी वाली कोई भी बात नहीं है, तुम जितना चाहो खा सकती हो। यहाँ आने पर पहली बार लातिफा को इंसानों जैसा खाना मिला था। जब तक वो उस जेल में थी उसे फेंका हुआ या जानवरों का खाना ही दिया जाता था और पहली बार खाना खाकर वो रोने लगती है। इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं और दिन भर चलने के बाद रियो देखता है कि लातिफा थक चुकी है, तो रियो यहीं पर कैंप लगाने का सोचता है। वहीं दूसरी तरफ सेलिया को रियो का लेटर मिलता है। भले ही वो ये जान के दुखी होती है कि कुछ समय तक अब उसे लेटर्स नहीं मिलेंगे, पर कम से कम वो जिंदा और ठीक तो है। वहीं जब रियो खाना बना रहा था वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो नॉर सूपी नूडल्स के बारे में जानती है, यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि इसे खाते कैसे हैं। और उसे शक हो जाता है कि लातिफा भी उसी की तरह दूसरी दुनिया से यहाँ पर आई है, और उसका ये शक रात में कंफर्म हो जाता है जब लातिफा नींद में कहने लगती है कि वो वापस अपने माँ बाप के पास टोक्यो जाना चाहती है। अगली सुबह लातिफा की नींद पहले खुलती है और वो रियो की शक्ल देखकर याद करती है कि वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा वो बस वाला लड़का दिखता था। जब रियो की नींद खुलती है लातिफा उससे पूछती है कि क्या वो उसे भाई बुला सकती है, जिसके लिए रियो मान जाता है और वो दोनों अपनी जर्नी पर फिर से निकल जाते हैं। और रास्ते में उन्हें कई सारे मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं और वॉल्केनोस भी। वो इतनी सारी अलग अलग जगहों से गुजरते हैं जितने साल में पबजी के अपडेट्स भी नहीं आते। रियो को दूर में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, पर किसी वजह से लातिफा को वो नहीं दिखता, तो रियो को लगता है कि वो ट्री मैजिकली लोगों से छुपाया जा रहा है। इसके बाद जब वो रात को जंगलों में कैंपिंग कर रहे थे, रियो अपने मैजिक से उसके नाइटमेयर्स को हटा देता है ताकि वो थोड़ी देर चैन से सो सके। वहीं रियो को अपने कैंप के बाहर एक बड़ा सा वुल्फ दिखता है जो कि अचानक से ही ग्लो करने लगता है। तभी अचानक से रियो पर हमला हो जाता है और वो देखता है कि वो 4 लड़कियों से घिरा हुआ है, जिनमें से एक का नाम उजुमा है, इसका सारा, इस छोटी सी का आल्मा और एक एल्फ भी है जिसका नाम मॉर्फिया है। वो लड़कियां उससे कहती हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक बीस्ट गर्ल को अपनी स्लेव बनाकर रखने की। रियो उन्हें समझाने लगता है, पर एक भी लड़की उसकी नहीं सुनती और उसके ऊपर हमला कर देती है और वो सभी साथ में मिलकर रियो को अपने हमले से बेहोश कर देती हैं। उसे सपने में फिर से वही लड़की दिखती है जिसने उसे अपना ऑरा यूज करना सिखाया था। जब उसे होश आता है वो देखता है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। तभी वहां लातिफा पहुंच जाती है और उसे गले लगा लेती है और वो गुस्से में उन लड़कियों से पूछती है, क्या तुम दोनों ने ही इसका ये हाल किया है? तभी विलेज की हेड्स में से एक अर्सला वहां पहुंच जाती है और इन नादान बालिकाओं की गलती के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद वो चारों लड़कियां उसके सामने आकर माफी मांगने लगती हैं। जिसके बाद ऑर्फिया उसकी हथकड़ी को खोल देती है और अर्सिला उसे बताती है कि बाकी के एल्डर्स भी उससे कल सुबह माफी मांगेंगे और अभी के लिए उसे बस यहाँ आराम करना चाहिए। अगली सुबह अर्सिला रियो को हॉल ऑफ एल्डर्स की तरफ ले जाने लगती है और रास्ते में रियो फिर से उसी बड़े से पेड़ को देखता है। अर्सिला बताती है कि वो एक वर्ल्ड ट्री है जिसके अंदर एक ताकतवर स्पिरिट ड्राइस रहती है। इसके बाद वो उसे एल्डर से मिलने के लिए ले जाती है जहाँ सभी एल्डर्स उन लड़कियों के लिए उससे माफी मांगते हैं और एक बुढ़ा तो इतना तक कह देता है, रियो अगर तुम चाहो तो इस गलती के बदले तुम इस विलेज की किसी भी लड़की को चुन सकते हो। लेकिन ये गधा रियो मना कर देता है।
तभी वहाँ पर उस वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट ड्रायस पहुंच जाती है। ड्रायस जब रियो को देखती है उसे पता लगता है कि उसके अंदर एक स्पिरिट है। वो एक ऐसी स्पिरिट है जो कि ह्यूमंस को किसी भी मैजिक को कास्ट करने से रोकती है। इसके बाद जब ड्रायस और ध्यान से देखती है वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो स्पिरिट ह्यूमन जैसी दिखती है, क्योंकि 1000 साल पहले ज्यादातर ह्यूमन शेप्ड स्पिरिट्स मारे गए थे डिवाइन वॉर की वजह से। इस तरह के स्पिरिट सेकंड क्लास होते हैं जैसे कि ड्रायस है। ये सुन के वो सभी एल्डर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो भला अब रियो को ट्रीट कैसे करें, क्योंकि वो तो एक सेंट की पोजीशन पर आ चुका है। इसके बाद ऑर्फिया उसे एक घर की तरफ लेकर जाती है जहां लातिफा और बाकी की लड़कियां पहले से ही इंतजार कर रही थी। जहां रियो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एल्व्स के पास राइस जैसी कोई चीज है जो कि आकुमा रीजन में ही पाया जाता है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि लातिफा और बाकी की लड़कियां अब से उसके साथ ही रहेंगी। तभी वहां पर आर्सिला पहुंचती है और उसे बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लातिफा रियो के अलावा और भी लोगों से बातचीत कर सके और उसके और भी रिलेशंस बने। जिसके बाद रियो इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद रियो को वहां कई सारे हफ्ते बीत जाते हैं जहां वो उनके कल्चर के बारे में और चीजें जानता है और साथ ही उन चीजों की ट्रेनिंग भी लेता है जो कि उसके सफर में काम आ सकती है। वहां एक ग्रैंड स्पिरिट फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि उस वर्ल्ड ट्री की शान में रखा जाता है, जिसमें रियो भी हिस्सा लेता है। इसी दौरान रीस एक एडवेंचरर के साथ मिलकर एक केव के अंदर जाता है जिसके अंदर से वो एक ड्रैगन का एग लेकर बाहर आता है। और जब वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं रीस पीछे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि जैसा उसने सोचा था उसके पीछे काफी सारे ड्रैगन्स आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फेस्टिवल में ड्रायस रियो और लातिफा को अपनी ब्लेसिंग देती है। वहीं रात को जब सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे रियो बेचारा मुसीबत में फंसा पड़ा था क्योंकि तीनों लड़कियां उससे चिपकी हुई हैं और वो बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था। कुछ देर में जब लड़कियां वहां से चली जाती हैं वहां पर आर्सिला आती है। रियो आर्सिला को बताता है कि वो कुछ ही समय में यहाँ से जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रीस अपने साथी को आसपास के एरिया को स्काउट करने को कहता है और उसे एक रेड पिल भी देता है जिसे वो खा जाता है। रीस जब आसमान में जाता है वो कुछ वाइब्रेंस को अपनी ही तरफ आता हुआ देखता है। वहीं रात को लातिफा और रियो अकेले जंगलों में टहलने जाते हैं जहाँ रियो उससे पूछता है कि क्या उसे यहाँ रहना पसंद है। लातिफा कहती है बिल्कुल, यहाँ सारी लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, वो मेरे साथ खेलती भी हैं और हम बहुत सारे मजे करते हैं और सबसे बड़ी बात तो आप भी यहाँ पर हैं। पर तभी रियो उसे बताता है कि वो इस विलेज को छोड़कर अपनी जर्नी पर निकलने वाला है। ये सुन के लातिफा दुखी हो जाती है और कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, पर रियो मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता कि आगे उसकी जर्नी में कितने बड़े खतरे आएंगे। ये सुन के लातिफा गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर्स की मीटिंग चल रही है जो उन्हें वाइब्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर रीस वाइब्रेन के डेन के अंदर चला जाता है और एक एक करके उनके सारे अंडे चुराने लगता है। सैरा और बाकी की लड़कियां आसपास के एरिया को स्काउट करने चली जाती हैं जहां वो उसी इंसान को देखते हैं। वो सभी जब उसके पास जाती हैं वो देखती हैं कि उसके थैले में एक अंडा है, लेकिन तभी वो एडवेंचरर ग्रिफिन पर बैठकर वहां से भाग जाता है। वो उसके ऊपर हमला करती है पर ग्रिफिन सारे हमलों को डॉज कर लेता है। पर तभी उस बंदे के सामने एक वाइब्रेन पहुंच जाता है। जब वो सभी उस काले वाइब्रेन को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि वो अंडा वाइब्रेन का ही है और इससे पहले कि वो वाइब्रेन विलेज के अंदर जाता वो सभी उसे वहां से भगा देते हैं। और वो एक सोल्जर को कहती है कि वो ये सारी चीजें एल्डर को जाकर बताए। वहीं दूसरी तरफ रीस ने सारे एग्स को चुरा लिया है और वो उस रेड क्रिस्टल को दबाकर उस एडवेंचरर को भी मार देता है, जिसकी वजह से वो अंडे के साथ नीचे गिरने लगता है। वहीं लातिफा जो कि अभी भी रियो के जाने के बारे में ही सोच रही थी वो उस अंडे के पास पहुंचती है। उसी वक्त वहां पर वाइब्रेन भी पहुंच जाता है जो कि उस टूटे हुए अंडे को देखकर गुस्से में आ जाता है। रियो वापस से विलेज में आता है और डोमिनिक जो कि इवैक्यूएशन में मदद कर रहा है उसे बताता है कि फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि कुछ वाइब्रेन्स उनके ऊपर हमला करने आ सकते हैं। तभी उसे लातिफा की चीख सुनाई देती है और वो उसकी तरफ जंगलों में भागने लगता है। वहीं लातिफा को आलमा बचाने पहुंच जाती है जो कि उस वाइब्रेन के हमले को उसी के ऊपर वापस से डिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो भी अपने स्पिरिट एनिमल को समन करती है और वो दोनों मिलकर वाइब्रेन से लड़ने लगते हैं। लेकिन उसके हमलों से वाइब्रेन का कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो वाइब्रेन एक ही लाफा मारकर उससे दूर उड़ता हुआ भेज देता है। जिसके बाद वो वाइब्रेन लातिफा पर हमला करने जाता है और इस बार उसे बचाने रियो पहुंचता है। जिसके बाद रियो बिना किसी वेपन के उसके ऊपर लात घूसों से ही हमला करने लगता है। वाइब्रेन उसके ऊपर फायर बॉल से हमला तो करने जाता है पर रियो विंड मैजिक से उसकी आग को बुझा देता है। जिसके बाद वो ड्रैगन फिर से एक और बार वही ट्राई करता है, लेकिन इस बार रियो उसके मुंह के अंदर ही अटैक कर देता है। जिसके बाद वो उसका मुंह इतनी जोर से बंद करता है कि वो अंदर से ही फटने लगता है। जिसके बाद वो ड्रैगन मरकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी ताकत को देखकर आलमा हैरान हो जाती है और उस वाइब्रेन की हार के बाद बाकी के वाइब्रेन्स भी डर कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बाकी के डेमी ह्यूमंस भी वहां पहुंच जाते हैं
हैं, जहाँ उन्हें जब पता चलता है कि रियो ने अकेले उसे हरा दिया, उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अगली सुबह लातिफा उससे माफी मांग रही थी कल उस पर गुस्सा करने के लिए। रियो उसे बताता है कि वो आकुमा इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वहीं से उसके पेरेंट्स आए थे और उसकी मॉम ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन उसे वहां पर जरूर लेकर जाएगी। जिसके बाद लातिफा भी उसे बताने लगती है कि ये बॉडी उसकी असली नहीं है, पहले वो जापान में रहा करती थी लेकिन मरने के बाद वो इस बॉडी में रीइंकार्नेट हो गई। लातिफा को लगता है कि उसे ये सारी बातें झूठ लगेंगी, पर रियो उससे कहता है मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है, मैं भी असल में दूसरी दुनिया में ही रहता था और वो भी जापान में, और मरने के बाद यहाँ पहुंच गया। इसके बाद लातिफा प्रॉमिस करती है कि वो जब तक वापस नहीं आ जाता वो उसका यही इंतजार करेगी। इसके बाद रियो के दोस्त और सभी एल्डर्स उसे सी ऑफ करने के लिए बाहर आए हुए थे। डोमिनिक उसे एक ऐसी स्वॉर्ड देता है जो कि किसी भी स्पिरिट आर्ट को अब्सॉर्ब कर सकती है और साथ ही वो उसे एक ऐसा आर्मर भी देते हैं जो कि किसी भी मेटल के आर्मर से कहीं बेहतर है। वहीं आर्सिला उसे मेडिसिन और फ्रूट्स भी दे देती है। वो सब तो ठीक है, पर मैं इस दुनिया के बोझ को लेकर आगे कैसे बढ़ूंगा? तो आखिरी एल्डर उसे स्पेस स्टोरेज देती है। रियो उसे अपने हाथ में पहन लेता है और उसके अंदर सभी सामान को रख लेता है। जिसके बाद वो अपनी छोटी बहन लातिफा को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। 2 महीने सफर करने के बाद रियो आकुमा रीजन में पहुंच जाता है, जहां वो 2 विलेजर्स रूरी और से उसे कहता है कि वो उनके विलेज के हेड से मिलना चाहता है, जिसके लिए वो दोनों लड़कियां मान जाती हैं और उसे एल्डर के पास ले जाती हैं जिसका नाम यूबा है। रियो एल्डर को बताता है कि उसके पेरेंट्स 15 साल पहले यहाँ रहा करते थे, पर जब वो उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स का नाम जैन और आयामे है, यूबा उन दोनों लड़कियों को यहाँ से जाने को कहती है और बताती है कि वो जैन की मदर यानी वो रियो की ग्रैंड मदर हुई। रियो अपने पेरेंट्स को प्रॉपर तरीके से बैरियल देना चाहता है, पर यूबा उसे बताती है कि उन्होंने पहले ही उनके लिए ग्रेव्स बना दी हैं। कई साल पहले किसी रीजन की वजह से उसके फादर को इस विलेज को छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद से वो कभी वापस नहीं आए, पर इसकी वजह वो अभी इसे नहीं बता सकती। आगे यूबा उससे कहती है कि वो चाहे तो इस विलेज में रह सकता है और जिन लड़कियों से वो मिला था, रूरी नाम की लड़की उसकी पोती है, यानी वो दोनों कजन हैं और उसकी उम्र भी 15 साल है। ये सुन के रियो कहता है कि वाह, वो भी मेरी उम्र की है। ये सुन के यूबा हैरान हो जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि इतनी कम उम्र में वो इतना मैच्योर कैसे हो गया। इसके बाद यूबा वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि वो उसके पेरेंट्स के बारे में किसी को नहीं बताएगी। रियो थोड़ी देर वहीं रुकता है और रात होने से पहले घर में वापस पहुंच जाता है, जहाँ यूबा और रूरी उसका स्वागत करती है। अगली सुबह जब रियो उठता है, वो अपने स्पिरिट आर्ट्स का यूज करके खाना बनाता है और जब खाना बन के तैयार हो जाता है, वहाँ से और उसका बड़ा भाई शिन भी खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। पहले तो शिन उसे थोड़ा घूर के देख रहा था, पर जब उसे पता लगता है कि वो इतना अच्छा खाना बनाता है, उनकी दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है। ब्रेकफास्ट के बाद यूबा शिन से कहती है कि वो रियो को लेकर डोला के पास चला जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वो हंटर बनना चाहता है। वहीं शिन रियो को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, उसके हिसाब से वो बहुत कमजोर है। यूबा उसे बताती है कि वो इस उम्र में ही अकेले कई कंट्रीज में सफर कर चुका है और साथ ही उसे स्पिरिट आर्ट्स भी आती हैं। शिन कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मुझे भी आती है। पर यूबा उसे बताती है कि रियो के स्पिरिट आर्ट्स उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, पर फिर भी उसे यकीन नहीं होता। जिसके बाद वो रियो से कहता है हम लोग हंटिंग पर जा रहे हैं, ध्यान रखना तुम मेरे रास्ते में मत आना। इसके बाद वो डालो के साथ हंटिंग पर निकल जाते हैं, जहाँ रियो अपना एक भी निशाना नहीं चूक रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिन एक भी शिकार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो गुस्से में वहां से चला जाता है। हंटिंग के बाद रियो देखता है कि उसका पूरा शरीर गंदा हो रखा है, तो उसे नहाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि विलेज में कोई बाथ था ही नहीं, तो वो खुद ही अपना बाथ बना लेता है। जब रूरी और सेओ उस अजीब सी चीज को देखते हैं, रियो बाहर आकर उन्हें बताता है कि ये है क्या। तभी वहां पर शिन अपने पट्टरों के साथ पहुंच जाता है और वो गुस्से में रियो से बात करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। पर रूरी और सेओ उसे डिफेंड करने के लिए पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसे पीछे हटना पड़ता है। अगले दिन रियो विलेज में सभी लोगों की मदद कर रहा था, जिसकी वजह से सारी लड़कियां उसे देखकर इम्प्रेस हो रही थी और इससे शिन फिर से जलने लगता है। आगे रियो और यूबा बात कर रहे थे, जहां यूबा उससे पूछती है कि क्या वो उनके राइस के शिपमेंट को गार्ड कर सकता है, जिसके लिए रियो मान जाता है। तभी वो दोनों कुछ भगदड़ मचती हुई देखते हैं और हमें पता चलता है कि शिन कुछ लोगों से भिड़ चुका है और जिससे वो भिड़ा है वो बगल के ही विलेज के चीफ का बेटा है, जो कि जानबूझकर उन लड़कियों के होते हुए उस बात के अंदर चला गया था और इस छुछुंदर का नाम गोन है। अरे फिक्र मत करो, मेरी काटना थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और रोरी, मैं तुम्हारे साथ ही आज रात को रहने वाला हूँ। अरे तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? तुम इस विलेज के एल्डर की इकलौती वारिस हो और ऐसे में तुम्हारी शादी भी एक विलेज के एल्डर के वारिस से ही होगी और मैं इसके लिए खुद का नाम जरूर दूंगा। इसके बाद वो और भी उल्टी सीधी बातें बोलता है, जिससे शिन गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है, पर गोन उसके साइज का डबल था, तो वो आसानी से उसके हमले को रोककर उसका गला पकड़कर उठा देता है। तभी वहाँ यूबा आती है और गोन को ये सब
बंद करने को कहती है। वो उससे कहती है कि वो विलेज के किनारे के एक हट में रह सकता है पर उसे जाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है और रास्ते में उसे रियो दिखता है जिसे वो गिराने की कोशिश तो करता है पर उल्टा खुद ही गिर जाता है। इसके बाद यूबा सभी विलेजर्स को अपने अपने घर जाने को कहती है। आगे शिन यूबा से कहता है क्या मेरी बहन आपके घर पर रह सकती है? मुझे लगता है वो यहाँ ज्यादा सेफ रहेगी। इसके लिए यूबा मान जाती है। रात को रियो उन दोनों के पास जाता है और एक क्रिस्टल स्टोन देता हुआ कहता है कि ये चीज उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, बस उन्हें इसे अपने रूम में रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ गॉन और उसके पंटर कुछ अजीब सा ही प्लान कर रहे हैं। अगले दिन उस विलेज में टैक्स एग्जामिनर पहुंच जाता है। वो सारी फसलों को चेक करने के बाद रात को एल्डर के घर में ही रहता है। वहीं रात को जब रूरी और सेओ सो रहे थे उनके रूम में गोन आता है और उसके आते ही वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता है। वो रूरी के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वहां रियो पहुंच जाता है और उसके दोनों पंटरों की कुटाई कर देता है। और जैसे ही वो गोन को देखता है उसे अपनी मॉम की मौत याद आ जाती है। वो गुस्से में गोन को वहां से हटने को कहता है। गोन उसके ऊपर हमला करने जाता है पर रियो उसे ही घर के बाहर पटक देता है, जिसके बाद रियो उसकी गर्दन पे ही खड़ा हो जाता है, उसकी बुरी तरह से कुटाई कर देता है और वो उसे जान से मारने ही वाला था पर तभी वहां पर हायते आकर उसे रोक देता है, जिसके बाद वो उसे हील करने लगता है, नहीं तो वो यहीं पर मर सकता था। आगे वो अपने सबऑर्डिनेट को सारी चीजें रिपोर्ट करने को कहता है ताकि वो इसे कस्टडी में ले सके। वहीं रियो वहां से थोड़ा दूर आ चुका है और अपने गुस्से को शांत कर रहा है। अगली सुबह वापस आने के बाद वो अपनी कल की हरकतों के लिए माफी मांगता है पर वो दोनों बस खुश हैं कि वो उनकी मदद के लिए इतनी जल्दी वहां पर पहुंच गया। इसके बाद हायटे वहां से निकलने की तैयारी करता है और गोन को एक कैदी की तरह अपने साथ लेकर जा रहा है। इस दौरान यूबा उसे एक लेटर देती है ताकि वो उसे अपने फादर को दे सके। इसके बाद हायटे वहां से निकल जाता है और उसके साथ कुछ विलेजर्स भी हैं जो कि राइस की शिपमेंट को लेकर जा रहे हैं। वहीं हायटे दूसरे रास्ते चला जाता है किसी और विलेज से टैक्स कलेक्ट करने के लिए। डालो सबसे पहले जब कैपिटल पहुंचता है वो रजिस्टर करके उन कैदियों को जेल में भिजवा देता है, जिसके बाद डालो शिन और रियो को लेकर एक रेस्टोरेंट में खाने पहुंचता है। खाना खाने के बाद शिन रियो का शुक्रिया अदा करता है उसकी बहन को बचाने के लिए। अगले दिन रियो शिन के साथ शॉपिंग पे जाता है जहां एक मर्चेंट उन्हें बुलाती है, जहां सेओ को एक हेयर पिन पसंद आ जाता है तो रियो उस हेयर पिन को खरीद कर सेओ को दे देता है। इसके बाद वो शॉपकीपर सेओ से कहती है कि उसे जो चाहे वो करना चाहिए ताकि वो रियो को अपना बना सके क्योंकि वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। वहीं रास्ते में जब वो जा रहा था रियो एक नोबल वुमन को कुछ लोगों से बचाता है, जिसके बाद उस कामो नाम की लड़की का गार्ड भी उसके पास पहुंच जाता है। तभी रियो देखता है कि वहां पर काफी सारे गार्ड्स आ रहे हैं। रियो अपने ऊपर कोई फालतू की अटेंशन नहीं चाहता तो वो सेओ के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद हायटे जब अपने फादर से बात कर रहा था उसे पता लगता है कि उसकी बहन लगभग किडनैप हो चुकी थी पर किसी बंदे ने उसे बचा लिया, पर वो नहीं जानते कि वो था कौन। जिसके बाद हायटे उसे यूबा का लेटर देता है। उस लेटर को पढ़कर हायटे का फादर शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से रियो से मिलना चाहता है। इसके बाद जब रियो सेओ के साथ वापस आता है वहां हायटे अपने पेरेंट्स के साथ पहुंच जाता है। काल्की खुद को और अपनी वाइफ केयोको को इंट्रोड्यूस करता है और वो उसे बताते हैं कि एक समय पर वो रियो के माँ बाप के अटेंडेंट्स हुआ करते थे। रियो असल में एक रॉयल्टी है। रियो की मदर इस किंगडम की प्रिंसेस थी। 20 साल पहले किंगडम ऑफ कारासू की बगल के ही किंगडम के साथ वॉर पे थी जहां जेन उनके स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स में से एक था, यहां तक कि उसने जेन के साथ डुएल भी किया था, जिसके बाद उसने जेन को रॉयल गार्ड के लिए रेकमेंड किया। जेन और आय में बड़ी जल्दी ही एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर जब उनकी नेबरिंग किंगडम के साथ पीस की नेगोशिएशन चल रही थी उस किंगडम के एम्बेसडर को आय में पसंद आ गई और उसने उसे किडनैप कराने की भी कोशिश कराई, पर ऐन वक्त पर जेन आकर उसे बचा लेता है। पर अपने प्लान को फेल होता हुआ देखकर उस एम्बेसडर ने डिमांड किया कि अगर वो पीस चाहते हैं तो उन्हें आय में की शादी उससे करानी पड़ेगी और साथ ही जेन को भी एक्सिक्यूट करना होगा, जिसकी वजह से जेन और आय में को किंगडम छोड़कर वहां से भागना पड़ा। इसके बाद गोल की अगले दिन रियो को लेकर किंग और क्वीन के पास जाता है, जिसके बाद रियो उन्हें बताता है कि जब वो छोटा था उसके फादर की मौत हो गई, जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ ही रहा करता था। उसकी मॉम और वो बड़े ही खुश थे और अकेला होते हुए भी उसकी मॉम ने कभी भी कमजोरी नहीं दिखाई। तभी एक दिन वहां लूशियस पहुंच जाता है जो कि उनका क्लोज फैमिली फ्रेंड है और एक एडवेंचरर, और वहां आते ही उसने जबरदस्ती रियो को एक पोशन पिलाया। ये चीज उसकी मॉम भी देख लेती है और उसे चुप रखने के लिए लूशियस ने उसे भी मार दिया। इसके बाद रियो को स्लम्स में फेंक दिया गया जहां वो अकेला बड़ा हुआ। इसके बाद वो उसे आगे
की कहानी बताता है कि कैसे फ्लोरा को बचाने की वजह से उससे किंग ने रॉयल एकेडमी में एडमिशन दिला दिया। किंग उससे पूछता है कि वो लूशियस के साथ क्या करने वाला है। रियो कहता है कि वो उसे अपने हाथों से ही मारेगा। उसे देखकर किंग समझ जाता है कि वो उसे अपने बदले के रास्ते से नहीं हटा पाएगा, तो वो उससे कहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले उसे गोल्की से डुएल करना चाहिए, जो कि इस किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स में से एक है। इसके बाद गोकी रियो को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ जाकर उसे पता लगता है कि कामोमो को जिसने बचाया था वो रियो ही था। जिसके बाद उन दोनों का डुएल शुरू होने वाला था। रेफरी उन दोनों के मैच को शुरू कर देती है। गोकी शुरू में बिना किसी पावर के लड़ रहा था, पर हर तरह से कोशिश करने के बावजूद भी वो रियो को हरा नहीं पाता। जिसके बाद आखिर में गोकी अपनी स्पिरिट पावर्स का यूज करता है, पर उसे ऐसा करता हुआ देखकर रियो भी ऐसा ही करता है और वो गोकी को हराने में कामयाब होता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गोकी भी हार मान लेता है। इसके बाद वो सभी उस विलेज में वापस पहुंच जाते हैं और रियो अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास जाता है। रात को यूबा रूरी को बताती है कि रियो असल में एक प्रिंस है, लेकिन ये सुन के रूरी हंसने लगती है। प्रिंस और ये चिंपू। आगे यूबा उसे बताती है कि उसका अंकल ज़ेन असल में एक नोबल था और किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक। ये सब सुन के वो हैरान हो जाती है और इस नए नवेले प्रिंस से माफी मांगने लगती है, पर रियो उससे कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं, मेरी मॉम रॉयल्टी थी और वैसे भी हम कजन्स हैं। आगे रियो यूबा से कहता है कि वो अगले साल यहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद वो दोनों उससे कहती है कि वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है, ये उसका ही घर है। इसके बाद जब रियो रूरी से मिलने जाता है, इस बार वो दोनों एक दूसरे को मिस और सर करके नहीं बुला रहे थे। ये देख के सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। रूरी सोचती है कि वो उन्हें सच बता दे, पर फिर वो नहीं बताती और कहती है कि वो दोनों क्योंकि एक ही घर में रहते हैं, मिस और सर बोलना बड़ा अजीब लगता है। इसके बाद रियो विलेज में ही रहने लगता है और वहाँ वो कई सारी चीजों में उनकी मदद भी करता है और अपने समय को एंजॉय भी कर रहा था। और इन सभी कामों के दौरान वो सेओ को भी बता देता है कि वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद यहाँ से चला जाएगा। सेओ उससे पूछती है कि क्या वो फिर कभी वापस आएगा। मैं इस कंट्री से बाहर जा रहा हूँ तो शायद मैं दोबारा यहाँ ना आ पाऊँ। ये सुन के सेओ दुखी हो जाती है। तभी रियो पूछता है कि क्या हुआ, पर सेओ कहती है कि कुछ भी नहीं, उसकी आंखों में कुछ चला गया था। जिसके बाद रियो अपने स्पिरिट आर्ट से उसके लिए पानी बना देता है ताकि वो अपनी आंखों को साफ कर सके। इसके बाद जब सेओ घर वापस आती है वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर शिन पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है, लेकिन सेओ कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ और वो उसके लिए खाना बनाने जाने लगती है। पर शिन उसे रोक देता है, तुम्हारी अभी हालत नहीं है खाना बनाने की, मुझे ये बताओ कि तुम्हें रुलाया किसने है, क्या वो रियो था। और वो उसकी धुलाई करने के लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सेया उसे रोकते हुए बताती है कि कुछ समय बाद रियो इस विलेज से जाने वाला है। ये सुन के शिन समझ जाता है कि आखिर चक्कर क्या है और वो रियो से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो रियो के पास जाता है और उसके सामने झुककर कहता है, रियो प्लीज इस विलेज से मत जाना और मुझसे ये मत पूछना कि मैं तुम्हें क्यों रोक रहा हूँ। उसी वक्त वहाँ सेओ भी आ जाती है और उसे ऐसा देखकर उन सभी से माफी मांगती है। जिसके बाद वो शिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिर से सभी अपनी जिंदगी नॉर्मली बिताने लगते हैं और रियो और यूबा इस बारे में दोबारा बात भी नहीं करते। वहीं सेओ दिन में खेती बाड़ी का काम करती है और रात में अपने स्पिरिट आर्ट्स की प्रैक्टिस करती है। वो ये सारी चीजें इस उम्मीद में कर रही थी ताकि वो रियो के साथ जा सके। इसके बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल का दिन आ जाता है और सभी लोग काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। तभी रियो के पास सेओ आती है और कहती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। जिसके बाद सेओ रियो को अपनी दिल की बात बता देती है, पर रियो उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसके दिल में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेओ उससे कहती है कि वो कम से कम उसे अपने साथ ले चले, उसने दिन रात ट्रेनिंग की है और वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। पर रियो इस बात के लिए भी उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है और अपने मन में ही शिन से माफी मांगता है, जो कि वहीं साइड में छुपा हुआ था। अगले दिन रियो सुबह होने से पहले विलेज से जाने लगता है, पर रास्ते में उसे सेओ मिल जाती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं गोकी सेओ से पूछता है कि क्या वो अपने प्यार के लिए उस विलेज को छोड़ सकती है जिसमें वो बचपन से पली बढ़ी। पहले वो थोड़ा बहुत हिचकिचाती है, पर वो कहती है कि हाँ वो ऐसा कर सकती है। आगे प्रेजेंट में एक दूसरे को वो गुड बाय बोलते हैं और रियो वहाँ से चला जाता है। वहीं शिन भी दूर से बाय बोल रहा था, पर वो इतनी दूर था कि उसका थोपड़ा भी नहीं दिखता। इसके बाद वो स्पिरिट विलेज में वापस जाता है, जहाँ उसे देखते ही लातिफा उसके गले लग जाती है। इसके बाद वो एल्डर्स को अपने सारे ट्रैवल्स के बारे में बताता है और साथ ही जहाँ वो गया था उस विलेज के बारे में भी। आगे रियो उन सभी को बताता है कि वो कुछ महीने यहाँ रहने वाला है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुन के लातिफा दुखी हो जाती है, पर वो उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इस बार जल्दी वापस आऊंगा। इसके बाद वो रात को लातिफा के साथ उसी घर में चला जाता है जहाँ की वो सारी लड़कियां पहले से ही रह रही थी। वहीं जब अगले दिन सुबह होती है, रियो चिल्लाता हुआ उठता है और जब सारी लड़कियां वहां पहुंचती हैं, वो देखती हैं कि वो एक लड़की के साथ
सोया पड़ा था। तुम लोग गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा तुम्हें लग रहा है। मुझे पता नहीं ये लड़की है कौन। लड़कियां उससे पूछती हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। आखिरकार उस लड़की को होश आता है और वो बताती है कि वो एक स्पिरिट है जिसका हारुतो के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ये सुनकर रियो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन उसके सामने आई थी और उसे स्पिरिट आर्ट्स को यूज करना सिखाया था। रियो उसका नाम पूछता है पर वो बताती है कि उसका कोई नाम नहीं है और रियो से ही उसका नाम रखने को कहती है। वहीं वो सारी लड़कियां कंफ्यूज हो रखी हैं कि वो लड़की उसे हारुतो कह के क्यों बुला रही है, पर रियो उनसे कहता है कि वो उन्हें बाद में बताएगा। लड़कियां रियो को कहती हैं कि उसे स्पिरिट को एल्डर्स और स्पिरिट ट्री के पास ले जाना चाहिए, उन्हें इन चीजों के बारे में ज्यादा पता है। तो वो लड़की भी अपने स्पिरिट आर्ट का यूज करके खुद के कपड़े बना लेती है। वहीं उसे ऐसे कपड़ों में देखकर रियो को स्प्रिंग की याद आने लगती है, तो वो उसका नाम एशिया रख देता है क्योंकि उनकी एंशिएंट लैंग्वेज में एशिया का मतलब स्प्रिंग होता है। इसके बाद वो एशिया को लेकर एल्डर्स के पास चले जाते हैं जहां उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। इस दौरान वहां ड्रायस भी पहुंच जाती है क्योंकि उसने इस एरिया में एक नई स्पिरिट की एनर्जी को फील किया था। वहीं ड्रायस कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि आयशा को कुछ याद ही नहीं था। इसके बाद ड्रायस उससे पूछती है कि वो कौन से स्पिरिट आर्ट्स को परफॉर्म कर सकती है। आयशा कहती है कि सारे। इसके बाद वो सारे बाहर आ जाते हैं जहां रियो आयशा के साथ डुएल करेगा ताकि वो उसकी ताकत का अंदाजा लगा सके। सबसे पहले वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू करते हैं जहां रियो देखता है कि आयशा ने पहले ही उसके सारे अटैक पैटर्न्स को रीड कर लिया था जिसकी वजह से रियो को पीछे आना पड़ता है। इसके बाद वो दोनों ही मैजिक से एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। वो अलग अलग एलिमेंट्स का यूज करके एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था और इससे पहले कि उनकी लड़ाई आसपास की चीजों को कोई नुकसान पहुंचाती, ड्रायस उन दोनों को रुकने को कहती है। वो समझ जाते हैं कि आयशिया की पावर की लिमिट का पता लगाना इतना आसान नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ड्रायस उसे एक स्पिरिट के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि वो उसे स्पिरिट के बारे में सारी चीजें सिखाएगी। इसके बाद रियो और आयशिया उस विलेज में अपना सारा समय बिताने लगते हैं और कई दिन बीतने के बाद एक एल्डर रियो को पत्थर में बना हुआ घर देता है जिसमें उसने रियो के लिए एक बाथ भी बना दिया है। आगे रियो बताता है कि वो कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाएगा। ये सुन के सारा उसे साइड में लेकर जाती है और उससे कहती है कि उसे जाने से पहले लातिफा के साथ और भी ज्यादा समय बिताना चाहिए क्योंकि उसके जाने से वो बहुत दुखी हो जाएगी। वहीं रात को जब वो नहा रहा था वो यही सोच रहा था कि वो लातिफा के साथ और समय कैसे बिताएगा। वो ये सब सोच ही रहा था तभी वहाँ पर लातिफा पहुंच जाती है और कहती है कि वो उसकी पीठ को साफ करने आई है। रियो बड़ी ही जोर से उसे मना करना चाहता था पर उसके चेहरे को देखकर वो मना नहीं कर पाता और लातिफा उसकी बैक को साफ करने लगती है। जिस दौरान वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे थे जिस दिन उन्होंने बस में एक दूसरे को देखा था। रियो उससे माफी मांगता है कि वो उसके लिए एक बेहतर बड़ा भाई नहीं बन पाया और प्रॉमिस करता है कि वो जल्द से जल्द उसके लिए वापस आएगा। अगली सुबह वो फिर से स्पिरिट विलेज से निकलने के लिए तैयार हो जाता है जहां अर्सिला उसे एक स्पिरिट टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल देती है। ये एक वन वे टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जिससे वो विलेज में वापस आ सकता है। एक और एल्डर उसे एक स्पेशल इयररिंग देती है जिससे वो अपने बालों का रंग बदल सकता है जिसकी मदद से वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा पाएगा। आगे वो लड़कियों से कहता है मेरे जाने के बाद लातिफा का ख्याल रखना, जिसके बाद वो लातिफा को बाय बोलकर वहां से आयशा के साथ चला जाता है और वो सलिया से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। वहीं सलिया एक कोर्टयार्ड में खड़ी है और उसके हाथों में रियो का आखिरी लेटर है। तभी वहां पर चार्ल्स आ जाता है जो कि अब उसका फियांसे है। वो उससे छेड़छाड़ कर ही रहा था तभी उसका बुलावा आ जाता है। वो फिर से उस लेटर को देखती है और सोचती है कि आखिर रियो है कहाँ। वहीं रियो जब किंगडम में वापस आता है वो देखता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लोग हैं। वो अपने बालों का कलर चेंज करता है और एक बेकर से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। वो उसे बताती है कि यहाँ जल्द ही एक नोबल की वेडिंग होने वाली है और जिस नोबल की वो बात कर रही है वो चार्ल्स है, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता कि उसकी वेडिंग है किसके साथ। रात को सेलिया से मिलने के लिए अपनी पुरानी एकेडमी में जाता है लेकिन जब वो उसके लैब में जाते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। अब रियो को चिंता होने लगती है तो वो आयशिया को एक प्रोफेसर के रूम में भेजता है जहां वो उसे हिप्नोटाइज कर देती है। जिसके बाद वो खुद अंदर आता है और पूछता है कि सेलिया है कहाँ पर। यहाँ रियो को पता लगता है कि कल सेलिया की शादी है और वो भी चार्ल्स के साथ। ये सुन के रियो शॉक हो जाता है। रियो उससे पूछता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। प्रोफेसर बताता है कि वेडिंग की अनाउंसमेंट वॉर के बाद हुई है क्योंकि इस किंगडम की वॉर चल रही है। किंग के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं और उन्हें इस वॉर को जीतने में पूरी पावर लगने वाली है और इसी मौके का फायदा चार्ल्स उठा रहा है। लेकिन क्या और कैसे हुआ ये पूरी डिटेल उसे भी नहीं पता। इसके बाद रियो आयशिया के साथ बाहर आ जाता है और वो कुछ करने से पहले सीलिया से बात करना चाहता है लेकिन उसके आसपास गार्ड्स बहुत ज्यादा होंगे तो सीलिया कहती है कि वो पहले जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी। रियो उसे रोकता है पर वो कहती है कि वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सकती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम सेलिया को देखते हैं जो कि अपने फादर
रोलैंड और अपने फियांसे चार्ल्स के साथ डिनर कर रही थी। चार्ल्स रोलैंड से कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे दोनों घरों की शादी किंगडम को दिखाएगी कि हम आज भी बहुत मजबूत हैं। वहीं उनकी बातों को सुन के हमें ये तो पता चल जाता है ना ही सेलिया ना ही उसके फादर इस शादी को करना चाहते हैं, पर उनके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। इसके बाद वहाँ रियो भी पहुंच जाता है, जो देखता है कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। इसके बाद आयशिया उसे सेलिया की लोकेशन के बारे में बता देती है। सेलिया अपने स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी और वो रियो के लेटर को जलाने के बारे में सोच रही है, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि वो सेरेमनी से पहले रियो को दोबारा नहीं देख पाएगी। तभी वहाँ पर रियो पहुंच जाता है और सेलिया 4 साल बाद रियो से मिलती है। उसे देखकर वो उसे गले लगा लेती है और उसके एडवेंचर्स के बारे में पूछने लगती है, पर रियो उससे पूछता है कि क्या वो सच में चार्ल्स से शादी करना चाहती है। सेलिया हाँ में जवाब देती है और कहती है कि अब उसकी उम्र हो चुकी है शादी करने की, और वैसे भी चार्ल्स उतना बुरा इंसान भी नहीं है। इससे पहले कि रियो कुछ कह पाता, वो उसे रोक देती है और कहती है कि क्या वो उसे कल शादी से भगाकर ले जा सकता है और क्या वो उससे शादी करेगा। ये सब सुन के वो शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो कहती है कि वो मजाक कर रही थी और उसे यहाँ से जाने को कहती है। पर रियो कहता है कि उनकी बात अभी खत्म नहीं हुई, तो सेलिया उसे बताती है कि उसे तैयार करने के लिए कोई भी यहाँ आता ही होगा, तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, और उसे कल अपनी शादी को देखने के लिए भी मना करती है। जिसके बाद वो धक्का देकर उसे दरवाजे से बाहर कर देती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में अकेली होती है वो फिर से रोने लगती है। पर उसे इस बात की खुशी है कि वो आखिरी बार रियो से मिल सकी। वहीं रियो को समझ नहीं आता कि सेलिया की ट्रू फीलिंग्स हैं क्या, तो आयशिया उससे प्रॉमिस करती है कि वो इन सब चीजों की सच्चाई के बारे में साथ में पता लगाएंगे। अगले दिन रेस अपने पुराने दोस्त चार्ल्स से मिलने आता है। बात करते वक्त वो एक पावरफुल स्पिरिट को सेंस करता है, पर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेलिया अब तैयार हो चुकी है और चार्ल्स उसे बाहर बुलाता है अपनी बाकी की 6 बीवियों से मिलने के लिए। ये क्या करता है 6 के साथ, रोज बेड कबड्डी खेलता है भाई। चार्ल्स सेलिया को देख के बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि उसकी बाकी की बीवियों के साथ अच्छी दोस्ती हो जाएगी, और उन्हें बात करने के लिए छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही सारी बीवियां उसे परेशान करने लगती हैं। प्रॉपर सास बहू वाले सीरियल वाला सीन चल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस क्रिस्टीना पहुंच जाती है, जो कि सेलिया को देखकर खुश है और वो अकेले में उससे बात करना चाहती है। जब वो दोनों अकेले होते हैं, क्रिस्टीना देखती है कि सेलिया का चेहरा बुझा बुझा लग रहा था, तो सेलिया बताती है कि वो बस रात में ढंग से सो नहीं पाई। क्रिस्टीना सेलिया से माफी मांगती है क्योंकि उनकी रॉयल फैमिली की कमजोरी की वजह से ही सेलिया को मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है, लेकिन सेलिया उसे माफी मांगने से मना करती है क्योंकि ये सारी चीजें उसकी मर्जी से ही हो रही है। लेकिन क्रिस्टीना उससे कहती है, लेकिन आपके चेहरे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी आजाद पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स एल्फ्रेड से सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है और यहाँ मजबूरी में उसे उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं क्योंकि अब वो काफी पावरफुल हो चुका है। इसके बाद चार्ल्स सेलिया के साथ वेडिंग सेरेमनी के लिए निकल जाता है, जहाँ की सारी जनता उनके ऊपर फटे हुए कागज बरसा रही है और इन सारी जनता के बीच रियो भी छुपकर सब कुछ देख रहा है। वहीं आयशिया टेलीपैथी के जरिए सेलिया से बात करने लगती है और उससे कहती है कि वो लेफ्ट में देखे। उस भीड़ में उसे रियो दिखता है, लेकिन उसे देखकर वो रोने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रियो उसे ऐसे देखे। इसके बाद जब वो कासल की तरफ जाने लगते हैं, तभी पीछे से सेलिया को शोर शराबा सुनाई देने लगता है क्योंकि रियो ने उसके लिए बैरिकेड तोड़ दिया है और अब वो दौड़ता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा है। वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सभी छोटे मोटे सोल्जर्स को इधर उधर उड़ाता रहता है, जिसके बाद सभी मैजिक यूजर्स उसको रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रियो उन सब से बच के आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद चार्ल्स फेंकने लगता है कि वो बंदा उसके एलीट गार्ड्स के सामने नहीं टिक पाएगा और वो सभी खुद के ऊपर एन्चांटमेंट्स करके रियो पर हमला करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रियो आसानी से उसके सभी गार्ड्स की धुलाई कर देता है और वहां पहुंचकर उसे खींच के मुक्का मारता है। और जब वो अपना पेट पकड़कर नीचे गिरता है, वो सेलिया की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे टेलीपैथिकली कहता है, प्रोफेसर यार शादी की बात है, आप सच में इससे करना चाहती हैं? अगर आप नहीं चाहती तो मैं इस सारी चीज को अकेला ही रोक सकता हूँ, और फिक्र मत करो, मैं किसी को भी ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सेलिया सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि इस शादी से किंगडम की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन वो शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती और वो रोते हुए उससे पूछती है कि अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो वो क्या करेगा। रियो कहता है कि वो बस उसे यहाँ से भगा ले जाएगा कहीं बहुत ज्यादा दूर, और सेलिया जब इसके लिए हाँ करती है, रियो सबके सामने उसे भगा कर ले जाता है और जब वो छोटे मोटे सोल्जर उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, वो उन्हें भी आराम से डॉज करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस दौरान रीस भी रियो के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उसके अटैक को भी ब्लॉक करके वहाँ से भाग जाता है। वहीं चार्ल्स पीछे से चिल्लाने लगता है, अरे भाई उस पर हमला मत करो, सेलिया को चोट लग जाएगी, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता और वो इन सारी चीजों का जिम्मेदार एल्फ्रेड को ठहराता है। वहीं रियो जब भाग रहा था, ग्रिफिन यूनिट अभी भी उनका पीछा कर रही है। रियो अपनी स्पीड बढ़ाकर एक एलिवे में
में जाता है जहाँ आयशिया पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वो आयशिया को सेलिया दे देता है और कहता है कि वो जल्द ही उससे मिलने आएगा, जिसके बाद वो सारे सोल्जर्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचने लगता है और सभी सोल्जर्स उसके ऊपर ही हमला करने लगते हैं, जिसके बाद उसके सामने कई सारे गार्ड्स पहुंच जाते हैं। लेकिन रियो उन सभी को हरा देता है, पर बिना मारे लड़ने में उसे भी काफी दिक्कत हो रही थी। तभी वहां पर एल्फ्रेड पहुंच जाता है। एल्फ्रेड अपनी तलवार निकाल कर उससे लड़ने लगता है और आज के दिन पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वो मुसीबत में है। एल्फ्रेड के बारे में कहा जाता है कि वो किंगडम में सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों की टक्कर बराबरी की हो। और ये देखकर एल्फ्रेड हैरान हो जाता है, लेकिन फाइट के दौरान वो नोटिस करता है कि रियो उसके ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहा है और उसे लगता है कि वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो वो अपने सबसे पावरफुल हमले का उसके ऊपर यूज करने लगता है और एक पावरफुल लेजर अटैक से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जब वहाँ का धुआं साफ होता है, रियो वहाँ से गायब हो चुका था। तो एल्फ्रेड अपने सभी गार्ड्स को उसे ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। वहीं दूसरी तरफ सेलिया को रियो की फिक्र होने लगी थी, लेकिन थोड़ी देर में ही वहाँ रियो पहुंच जाता है, जिसके बाद वो बड़ी खुशी खुशी आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी आयशिया कुछ सेंस करती है और उनके आसपास कई सारी लाइट्स चमकने लगती हैं। और जब ये सारी चीजें खत्म होती है, आयशिया हारुतो से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ जापानीज लोगों को देखते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो आ कहाँ गए। लेकिन तभी कुछ डाकू उन्हें किडनैप कर लेते हैं और उन्हें कार्ट में डालकर कहीं लेके जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर रियो पहुंच जाता है और उसे कार्ट के अंदर से जापानीज आवाजें आ रही थी। रियो आसानी से उन सभी बैंडिट्स को एक एक करके हरा देता है, जिसके बाद वो उन सभी को बचाने चला जाता है। वो भी रियो को जापानीज बोलता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम मसाटो है, वो रियो को बताता है कि उनका एक और साथी है यहाँ पे। जब रियो उस कार्ट को खोलता है, वो शॉक में आ जाता है क्योंकि ये उसके बचपन का प्यार मिहारू है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाना।